तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के जो चैप्टर फर्स्ट है इतिहास का, उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है और इस वीडियो में आप पूरा कंप्लीट रूप से जितने भी इसके बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, जैसे बुक में आपके अधिक से अधिक दिया है तो 5 या 7, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम तब आप जाएंगे देने के लिए तो एग्ज़ाम में ढेरों सारे क्वेश्चंस बहुविकल्पीय का बनते हैं। उसमें आप लोगों के जितने भी बनते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा और कंप्लीट रूप से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो चैप्टर है वो आप लोगों को तैयार हो जाएगा बहुविकल्पीय का, ठीक है। इसी तरह मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें सिर्फ अति लघुत्तरीय का रहेगा। एक वीडियो में लेकर आऊँगा सिर्फ उसमें लघुत्तरीय रहेगा। एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें दीर्घ उत्तरीय रहेगा। एक एक वीडियो अलग अलग से सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा और एक वीडियो में हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, जैसे इस वीडियो में आप लोगों के बहुविकल्पीय क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे साथ जुड़ जाइए और 2000 जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में, उसमें बेहतर स्कोर कर पाएँ आप। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे आ गया है और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वेरी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रश्न हैं, ठीक है, कंप्लीट रूप से मैं तैयारी कराने वाला हूँ। देखिए पहला प्रश्न ये कह रहा है कि इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया। कह रहा है कि बताइए कि इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया। 1660 में कि 1672 में कि 1688 में कि 1696 में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को इसका आंसर बता देता हूं कि इंग्लैंड में जो राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया। तो इंग्लैंड में जो राजतंत्र था उसको किस सन में समाप्त कर दिया गया। तो सन 1688 ईस्वी में, 1688 ईस्वी में राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया इंग्लैंड में। ये पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं और अगला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। जो राष्ट्रवाद था उसका जो प्रारंभ हुआ राष्ट्रवाद का, वो किस देश से हुआ था। जर्मनी से कि इटली से कि फ्रांस से कि इंग्लैंड से, ठीक है। तो चलिए बताइए, आप लोग को भी मालूम हो तो बता दीजिए कमेंट में, नहीं तो हम तो बता रहे हैं आप लोगों को कि राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ वो किस देश से हुआ। तो वह फ्रांस से हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी मतलब फ्रांस से राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा यह है कि गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था। जो गैरीबाल्डी था वो किस देश की राष्ट्रीयता के लिए, किस देश की जो राष्ट्रीय जो एकता के लिए उन्होंने क्या किया, संघर्ष किया। किस देश की एकता के लिए उन्होंने गैरीबाल्डी संघर्ष किया। ऑस्ट्रिया के लिए किया था कि इटली के लिए कि जर्मनी के लिए कि रूस के लिए। चलिए बताइए, अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो वो ऑप्शन बी होगा, इटली के लिए। इटली देश के राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किए थे गैरीबाल्डी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया होगा और हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा। देखिए पूर्ण रूप से आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे आप बोर्ड एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था, गैरीबाल्डी, बिस्मार्क की काबूर की मेजनी, ठीक है। यंग इटली सोसाइटी, जो यंग इटली सोसाइटी था उसका संस्थापक कौन था, इन चारों ऑप्शनों में से बताना है, ठीक है।
तो चलिए फाइनली मैं बता देता हूँ कि यंग इटली सोसाइटी का जो संस्थापक था वो मेजनी था। कौन? मेजनी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी क्वेश्चन हम लोग को अच्छे तरीके से तैयार हो गया और आशा करता हूँ कि आप कभी भूलेंगे नहीं इन सारे क्वेश्चनों को जब तक आपका बोर्ड एग्जाम न हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? जो फ्रांस देश है, फ्रांस देश में जो गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी? 1815 ईस्वी में कि 1830 कि 1848 कि 1871 ईस्वी में? चलिए बताइए, आप लोगों को अगर पढ़े हैं तो बताइए, नहीं तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। आप अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिए कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई। तो कब हुई? 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में, यह सन आपको याद कर लेना किसी कीमत पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर बढ़ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6वां ये बोल रहा है यहाँ पे कि निम्न में से किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? निम्न में से किस संधि, आपको 4 ऑप्शन दिया है, बताना है कि निम्न में से किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? पेरिस की संधि, वर्साय की संधि, वियना की संधि कि कुस्तुनतुनिया की संधि? चलिए बताइए कि निम्न में से किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी? ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूँ किस संधि के तहत। तो कुस्तुनतुनिया संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यहाँ पे कि जूसेपे मैत्सिनी को किसने सामाजिक आदेश का सबसे बड़ा दुश्मन बताया? जूसेपे मैत्सिनी को, जो जूसेपे मैत्सिनी थे, उनको किसने सामाजिक आदेश का सबसे बड़ा दुश्मन बताया? काउंटी काबूर, गैरीवाल्डी, मैटरनिख कि विक्टर इमैनुअल? ठीक है, बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है? चलिए मैं बता देता हूँ, तो है मैटरनिख। क्या है? मैटरनिख। जूसेपे मैत्सिनी को किसने सामाजिक आदेश का सबसे बड़ा दुश्मन बताया? तो है मैटरनिख। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन को हो जाएगा सही आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया होगा और कभी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्रसा के राजा जो विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? जो प्रसा के राजा थे विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? तो ऑप्शन ए है दिसंबर 1870 में, ऑप्शन बी है जनवरी 1870 में, और ऑप्शन सी है जनवरी 1871 में, और ऑप्शन डी है जनवरी 1872 में। चलिए बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मैं बता देता हूँ इसका सही आंसर कि प्रसा के जो राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? तो जनवरी 1871 में। जनवरी 1871 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 8वां जो है क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है यहाँ पे कि निम्न में से यह किसका कथन है? बताना इन 4 ऑप्शनों में से कि यह किनका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इन 4 ऑप्शनों में से कौन कहा था कि जब फ्रांस क्या करता है? छींकता है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को क्या हो जाता है? सर्दी जुकाम हो जाता है। इन 4 ऑप्शनों में से किसने कहा? मैटरनिख ने, कि काबूर, कि बिस्मार्क, कि मैत्सिनी? बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? मैं बता देता हूँ, मैटरनिख ने कहा था। यह जो कथन
है वो मैटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप में क्या हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। यह क्वेश्चन आपको क्लियर याद कर लेने होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया था। जो नेपोलियन था वो नेपोलियन ने जो नागरिक संहिता को किस सन में लागू किया था? 1804, 1815, 1829 कि 1841? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? नहीं तो मैं बता देता हूँ, आप लोग इसको हमेशा के लिए याद रख लीजिए कि नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया गया था या कब लागू किया था? तो 1804 ईस्वी में लागू किया था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया? निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया? मेज़नी ने कि गैरीवाल्डी ने कि कावूर कि ये सभी? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया था? मेज़नी, गैरीवाल्डी, कावूर कि ये सभी? तो मैं बताना चाहूँगा कि ये सभी थे जिन्होंने इटली के एकीकरण को संभव बनाया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। और क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम बढ़ेंगे अभी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 भी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। कह रहा है कि 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई कि सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई कि गणतंत्र की स्थापना हुई कि सैन्य शासन की स्थापना हुई? इन चारों ऑप्शनों से बताना है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति जो राज्य क्रांति थी उनके बाद किनकी स्थापना हुई, किस राजतंत्र की स्थापना हुई, ये बताना है आप लोगों को। तो बताइए इन चारों ऑप्शनों में से मैं बता देता हूँ इसका सही आंसर क्या होगा। तो वह जो 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई। किनकी? गणतंत्र की स्थापना हुई। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। हाँ, अच्छे से पढ़िए आप लोग कि बोर्ड एग्जाम में आप बेहतर अच्छे अंक प्राप्त कर पाएँ। ठीक है, मैं पूरा कोशिश करूँगा, हर एक चीज़ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 1% भी दिक्कत ना हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? जो इटली का एकीकरण हुआ था वो किसके नेतृत्व में किया गया? ज्यूसेppe गैरिबाल्डी के कि ऑटो वान बिस्मार्क कि नेपोलियन कि विलियम प्रथम के? चलिए बताइए, आपको कुछ हिंट है तो बताइए, नहीं तो मैं बता देता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से इसको याद कर पाएँ। तो इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो ज्यूसेppe गैरिबाल्डी के नेतृत्व में इटली का एकीकरण किया गया। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है यहाँ पे कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जो नेपोलियन का संबंध था वो किस देश से था? जर्मनी से था कि इटली से था कि फ्रांस से था कि इंग्लैंड से था? तो चलिए मैं बता देता हूँ कि किस देश से नेपोलियन का संबंध था। तो फ्रांस देश से नेपोलियन का संबंध था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, नोट भी कर लीजिए, एक फेयर बना लीजिए ताकि आप अच्छे तरीके से एग्जाम की तैयारी कर पाएँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 ये बोल रहा है यहाँ पे कि जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? 1871 ईस्वी, 1872 ईस्वी, 1876 ईस्वी, 1880 ईस्वी? बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 1876 ईस्वी में। 1876 ईस्वी में जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया।
ठीक है, ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है यहाँ पे कि फ्रांस की क्रांति हुई, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो किस सन में हुई थी? 1788 में, कि 1789, कि 1790, कि 1787? इन चारों ऑप्शनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही है कि फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो मैं बताना चाहूँगा कि फ्रांस की जो क्रांति हुई वो 1789 ईस्वी में हुई थी, और ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 16, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया? मतलब किस युद्ध में जो इटली के एकीकरण का स्वप्न था वो पूर्ण हो गया? कौन सा युद्ध था वह? फ्रांस प्रसा युद्ध, कि फ्रांस इटली युद्ध, कि आस्टरलीस का युद्ध, कि जोल वे राइन का युद्ध? ठीक है, बताना है कि कौन से युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का जो स्वप्न था वो पूर्ण हो गया। तो मैं बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कि वो था फ्रांस और प्रसा के युद्ध। जब फ्रांस और प्रसा का युद्ध था तो उस समय जर्मनी के एकीकरण का जो स्वप्न पूर्ण हो गया। ठीक है, तो यह युद्ध आपको याद करना है, फ्रांस प्रसा के युद्ध। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, और कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 कि यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई? यूरोप में, कहाँ पे? यूरोप में। यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई? 1820 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1840 ईस्वी में, कि 1850 ईस्वी में? चलिए बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। आप लोगों को मालूम है नहीं तो मैं बताता हूँ इसका, कि यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई? तो किस दशक में आई? तो 1830 ईस्वी में। 1830 ईस्वी में यूरोप में बड़ी आर्थिक मंदी आई थी। क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अलावा कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनेगा, चाहे वो बोर्ड एग्जाम आप दें। ठीक है, इससे अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता इस चैप्टर से, और अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिए, बहुत अच्छा मार्क्स ला पाएंगे आप। कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? कह रहा है बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कि यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ, उनके उदय के कारण, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण इन चारों ऑप्शनों में से कौन से हैं? नए मध्यम वर्ग का उदय, कि उदारवादी विचारधारा का प्रसार, कि क्रांतिकारियों का उदय, कि ये सभी? तो मैं बता दूं आप लोगों को कि जो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण जो थे ये सभी थे, ये सभी थे। नए मध्यम वर्ग का उदय भी हुआ, उदारवादी विचारधारा के प्रसार भी थे, और क्रांतिकारियों का उदय भी, ये सभी हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। तो यहाँ पे मैंने 19 टोटल मोस्ट आप कह लीजिए, चाहे वेरी वेरी मोस्ट कह लीजिए, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। और इस वीडियो में आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूर्ण रूप से कंप्लीट होता हुआ, ठीक है। और अगला वीडियो अति लघुत्री का आएगा, जो कि पूर्ण रूप से अति लघुत्री भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम की, और बेहतर मार्क्स ला पाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, आप लोग शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड यहाँ, कि वो भी अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएँ। और मेरे चैनल को जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे साथ जुड़े रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।